हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। वर्क, एनर्जी एंड पावर चल रहा है इस समय। पार्ट 1 अपलोड कर दिया, पार्ट 2 आज देखने जा रहे हैं। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या होगा। टॉपिक होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं, अच्छे से आते हैं, तो ये जो 30 40 50 मिनट की जो वीडियो है, इसको देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको आता है तो। ठीक है, हाँ सर आता है। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता, अगर इस तरह से आता है तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले पूछना चाहूंगा। ये आपके सामने एक फोर्स है, ठीक है। ये आपके सामने एक फोर्स है, समथिंग लाइक दिस, ठीक। 3y i कैप प्लस 4x j कैप। ये फोर्स किस टाइप की है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो ये वीडियो में आपके लिए कुछ नहीं है। आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है सीरियसली, अगर आपको ये इसका आंसर पता है तो। अच्छा, इसका आंसर पता करने के लिए हमें ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी? मुझे लगता है देखनी चाहिए यार, फालतू नहीं होगा कुछ भी। इसका आंसर हम नेट से ढूंढ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हो। नेट से इसका आंसर तो मिल जाएगा, बट इसके पीछे का बेसिक वो कहाँ से आएगा, वो तो मैं ही बताऊंगा, या फिर कोई और फिजिक्स का टीचर बताएगा। तो देखिए, आज पढ़ेंगे अपने लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जिसकी वजह से वर्क डन होता है। पिछले टॉपिक में अपने लोगों ने, पिछले लेक्चर में अपने लोगों ने स्टडी करा था वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, और अच्छे से उनके बारे में समझ लिया था। आज वर्क किन किन फोर्सेस की वजह से हो सकता है, तो उन फोर्सेस के बारे में पहले अपने लोग स्टडी करेंगे। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, दो तरह के फोर्सेस। कौन कौन से? कंजर्वेटिव फोर्स एक हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स एक हो गया। और दूसरा कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये दो टाइप के आपके फोर्सेस, इन दोनों के बारे में आज अपने लोगों ने स्टडी करना है। तो अगर आपको इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत पता, जैसे बेसिक पता ही होता है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और उनका जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो इस तरह से अगर आपको डेफिनेशंस पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। वरना एक बार और सुन लीजिए। देखो, फोर्स कोई भी होगा वर्क डन करेगा, वर्क डन होगा, उसका वर्क डन होगा। और वो वर्क डन अगर वो वर्क डन अगर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो 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 वो वर्क डन जिस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से हुआ है, तो वो वर्क डन जिस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से हुआ है, तो वो फोर्स को नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। उस फोर्स को नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स if the work done does not depend on path। अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर फोर्स को नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। पहली चीज। दूसरी चीज, डिपेंड्स ऑन it only depends on the initial the initial and it only depends on the initial and final position। ये हमेशा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमेशा ये याद रखना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। देखा जाए तो अगर मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, 2 पॉइंट्स मान लेता हूं अपनी तरफ से। ए से बॉडी बी इस रास्ते से भी जा सकती है, ये पहला रास्ता हो गया। ए से बी बॉडी इस रास्ते से भी जा सकती है, ये दूसरा रास्ता हो गया। ए से बी बॉडी इस रास्ते से भी जा सकती है, ये तीसरा रास्ता हो गया। इन 3 वेज में जब बॉडी जाएगी तो आपको तो दिखेगा, एक वर्क डन W1 है, एक वर्क डन W2 है, एक वर्क डन W3। अगर ये तीनों के तीनों वर्क डन आपस में क्या हो, इक्वल हो, अगर ये तीनों के तीनों वर्क डन अगर आपस में इक्वल हुए, तो इन वर्क डन को करने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वो डिपेंड करता है बस इनिशियल और
फाइनल पोजीशन के ऊपर। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाने के रास्ते तो जितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से मर्जी जाओ। ठीक, तो उस पर्टिकुलर काम को करने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो उन पर्टिकुलर केसेस में आपका वर्क डन क्या होगा, हर केस में इक्वल होगा। चलिए एक और केस आपको थोड़ा सा समझा के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। किस वे में कंजर्वेटिव है, किस वे में कंजर्वेटिव है, इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। तो देखो, अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, सपोज कोई भी, ठीक है, यहां रखी हुई है, सपोज यहां रखी हुई है, ठीक, और उसको नीचे उतरना है भाई, ये पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस उसको कवर करना है नीचे की तरफ सपोज। तो नीचे लाने का काम कौन करेगा, तो जाहिर सी बात नीचे लाने का काम कौन करेगा, एम जी साइन थीटा करेगा। कौन करेगा, एम जी साइन थीटा करेगा। नीचे लाने का काम, इस एक्स डिस्टेंस को कवर करवाने का काम कौन करेगा, एम जी साइन थीटा करेगा। तो ये थीटा अगर ये है तो ये एम जी साइन थीटा होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, तो अगर ये एक्स है ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एम जी था ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो यहाँ पर एम जी है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो इसका वर्क डन, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है, बोले तो अर्थ पर आना है, बोले तो अर्थ पर आना। ठीक है, अगर अर्थ पर आना है तो एम जी लेके आ रहा है, और देखा जाए तो उसको ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो एम जी का कौन सा हिस्सा है जो नीचे लाना चाह रहा है, तो वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू फोर्स एफ इंटू एस। एफ की जगह आ गया एम जी साइन थीटा, एस आपके पास है एक्स के बराबर, एम जी साइन थीटा और एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस थीटा पर कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, एम जी एक्स साइन थीटा। क्या मिला, एम जी एक्स साइन थीटा। बॉडी को डायरेक्टली यहां से यहां लाया, बॉडी को डायरेक्टली यहां से यहां लाया, एक चीज। ठीक है, ग्राउंड पे लाना ना बॉडी को, नीचे लाना ना ग्राउंड बॉडी को, तो नीचे लाने का काम तो भाई आप इधर से भी कर सकते हो, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी कर सकते हो। ठीक, तो इस केस में आपका वर्क डन देखो, तो ये आपका केस था 1। अगर आप यहां पर देखें तो ध्यान से देखो भाई, W इज इक्वल टू, नीचे लाने का काम एम जी साइन थीटा है ना, एस का काम आपके पास है एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो कितनी है, एम जी भी नीचे एक्स साइन थीटा भी नीचे, तो थीटा फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया, तो कितना आएगा, एम जी एक्स साइन थीटा। भाई बॉडी ये भी अर्थ पर ही आई है, बॉडी यहाँ पर इसके विद रिस्पेक्ट भी अर्थ पर ही आएगी, तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हाइट को कौन कवर कर रहा है, एम जी, और कितनी है वर्टिकल हाइट, एक्स साइन थीटा। तो ऑटोमेटिकली वर्क डन आपका जो सेकंड केस में आया वो कितना आया, वो भी एम जी एक्स साइन थीटा आया। तो दोनों ही केस में ध्यान से देखो, अगर आप इधर रास्ते से आते हो या फिर इस रास्ते से आते हो, दोनों ही केस में आपका वर्क डन क्या आ रहा है, एम जी एक्स साइन थीटा आ रहा है। पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो दो पॉइंट्स आपने बहुत जरूरी है जो याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट, पहला पॉइंट कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, और दूसरा पॉइंट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई होगी। दूसरा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट में, सपोज अगर बॉडी यहां से चली, यहां गई, फिर 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 यहां गई, वापस आ गई वहीं पर, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, तो यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, ठीक है, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, ठीक है, यहाँ का वर्क डन, सारे के सारे वर्क डन को अगर मैं ऐड अप कर देता हूँ, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W6, 5 भी है, इन सारे वर्क डन को अगर मैं ऐड अप कर देता हूँ तो मुझे वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा, 0। अगर क्लोज सर्किट में, क्लोज पाथ में अगर आपका वर्क डन आप निकालने जा रहे हो
और लगने वाला फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन एक नोट बना के क्या लिखेंगे आप, नोट वर्क डन in case of closed path is always 0 due to कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों बेफ को बना रहे हो सर, ये तो मैं वैसे ही पता था, ये तो हर केस में ही होगा। अरे नहीं, हर केस में ही होगा, क्या बात कर रहे हो सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वापस बॉडी घूम के वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी जीरो है ना, ये तो पढ़ाया गया है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आप यूज करोगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहले क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहले समझ लीजिए क्या होता है। व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच डिपेंड ऑन पाथ। पहला पॉइंट, दे डिपेंड दे डिपेंड ऑन पाथ। कोई भी पाथ होगा उसके ऊपर आपका कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा वो सारे का सारा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ठीक, अगर मैं बात करता हूं ये एक सरफेस हो गया, ये एक बॉडी हो गई, और इस बॉडी को लेके गए ए से, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक, तो कोई फोर्स एफ मैंने अप्लाई करा, इसको यहां से यहां तक लेके जाने में, इसको यहां से यहां तक लेके जाने में मैंने कोई फोर्स एफ अप्लाई करा। उस फोर्स एफ अप्लाई करते समय इस बॉडी को रोकने वाला कौन था, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन था, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो बॉडी ने यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस एक्स कवर करा, ठीक है। अरे यार ये मान लो कोई भी बंदा था अपनी गाड़ी लेके गया ए से अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल तक, ठीक है। जाहिर से तो बंदा वापस तो आएगा ही आएगा, बंदा बी से अपने घर वापस भी आएगा, ठीक है। वापस आया तो फिर से अब गाड़ी को इधर चलाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ रोकेगा, और डिस्टेंस फिर से वही एक्स कवर करेगा। अब भाई देखा जाए तो अपना जो कंसेप्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, है ना। तो हम तो यही कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स ने कोई काम नहीं करा, क्यों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से देख भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी यहां से चली यहां तक गई, तो भाई वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के लिए वर्क डन देखो ध्यान से, एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट एक्स, थीटा कितना 180, कॉस 180 कितना माइनस का 1, तो कितना आएगा माइनस एफ एक्स। कैसे आया माइनस का 1, थीटा 180 कैसे है, डिस्प्लेसमेंट उधर, एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, एफ फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट सामने, एफ पीछे, तो एंगल कितना बन जाएगा 180 cos 180 माइनस 1। अगर हम बात करें बी टू ए, अगर हम बात करें बी टू ए, तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी 180, क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर की तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर की तरफ होगा, cos 180 माइनस 1, और यहाँ पर भी वही सेम आ जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। अब टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पहला, प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ये हो गया दूसरा। दोनों वर्क डन को ऐड अप करूंगा तो माइनस का एफ एक्स प्लस माइनस का एफ एक्स, तो क्या मिला माइनस का 2 एफ एक्स। कहाँ आया जीरो यार, कहाँ आया जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो था बट फिर भी आपका वर्क डन कितना है माइनस का 2 एफ एक्स, ट्वाइस हो जाता है। ऐसी पर्टिकुलर फोर्स को नाम दिया जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम दिया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझ में आ गया होगा। अरे मतलब 11th 9th क्लास में पढ़ाए हुए टीचर ने गलत पढ़ा दिया क्या, भाई उस समय आपके सिलेबस में नहीं होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, उस समय आपको एक जनरल सोल्यूशन बताना होता है कि वर्क डन कब और कब मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। पल्ले भी नहीं पड़ेगी उस समय आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बातें, तो क्या फायदा, तो उस समय बेसिक बताया जाता है, ठीक है ना। अब अपने लोग पता करेंगे कि डिटरमाइन वेदर द फोर्स इज, वही जो शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया था, डिटरमाइन वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इसके बारे में बताना है।
ठीक है, तो फोर्स को मैंने नाम दे देता हूँ, फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y j कैप। ठीक है, कहीं होगा दिमाग में आया होगा ना सर, शुरू में आपने बेईमानी करी, शुरू में 2y i कैप लिखा था, 3x j कैप लिखा था। हमने तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ तक की वीडियो देखी है, 2x i कैप, इसका मतलब शुरू में गलत लिख दिया था भाई। उस क्वेश्चन पे भी आता हूँ, चिंता ना कर, उस क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ठीक है, अब भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप ये शो करना चाहते हो ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो आपको चेक करने पड़ेंगे तीन चीजें। चेक करिए तीन चीजें। तो भाई तीन चीजें क्या क्या चेक करनी है? फोर्स एफ एक्स जो आपका है उसका डिफरेंशिएशन करता हूं अगर मैं वाई के विद रिस्पेक्ट, और फोर्स एफ वाई है उसका डिफरेंशिएशन करता हूं एक्स के विद रिस्पेक्ट, और मैं चेक करूं क्या दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली, नहीं ऑटोमेटिकली कुछ नहीं, दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी साथ पे साथ, डी एफ वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी एफ जेड अपॉन डी वाई। Similarly, third equation dfz upon dx और dfx upon dz। ये तीन इक्वेशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव, तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव है। और तीनों में से अगर एक भी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। सिंपल सी बात। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स ये वाला हिस्सा होगा जो आई कैप के साथ लगा है, वो एफ एक्स है। जो आई कैप के साथ लगा है वो एफ एक्स है। ठीक, ये हिस्सा क्या होगा? ये एफ वाई होगा। ये क्या होगा? एफ वाई होगा। के कैप है ही नहीं तो वो जीरो हो गया, के कैप है ही नहीं वो जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स आपका क्या है? वो जीरो है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई क्या है? 3y विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ध्यान दीजिए, y के विद रिस्पेक्ट में जब मैं 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो वही y एक्सेस पर आपका जो x है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। y एक्सेस पर जो आपका x है वो सेम रहता है, तो इसका मतलब 2x कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। सिमिलरली ये भी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि x एक्सेस पर y भी तो कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, x एक्सेस पर y भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी वजह से ये भी आपका जीरो हो गया। सिमिलरली इसको करने जाऊंगा तो डी एफ वाई 3y अपॉन एक जीरो, डी एफ जेड वैसे जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एफ जेड ये जीरो, तो जीरो अपॉन डिफरेंशिएशन किसी के साथ भी करोगे तो भी जीरो। एफ एक्स 2x विद रिस्पेक्ट टू जेड ये भी जीरो। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स जो एफ वेक्टर है 2x i कैप प्लस 3y j कैप, ये क्या हुआ? ये आपके पास हुआ एक कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हुआ? ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। ये क्या हुआ? ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। ये तीन कंडीशंस आपको चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, ताकि आप ये वेरीफाई कर सको कि ये वाला पर्टिकुलर फोर्स क्या था, कंजर्वेटिव था या नहीं। सर उस पे आइए। हाँ ले मेरे भाई ले, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2y i कैप प्लस 2x j कैप, 2x j कैप। ठीक है, तो अगर इसको चेक करना है तो ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स ये है, आई कैप के साथ कुछ भी लगाओ वो एफ एक्स है। एफ का एक हिस्सा जो आई की तरफ है, आई की तरफ क्या होगा? एफ एक्स होगा। जे की तरफ क्या होगा? एफ वाई होगा। जे की तरफ क्या होगा? एफ वाई होगा। तो एफ एक्स आपके पास कितना? 2y। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, डी वाई करना है, डी वाई करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी वाई करना था। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई क्या है? 2x। ध्यान दीजिएगा, 2 आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। 2 आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या मिला? 2 इज इक्वल टू 2। वाह, जीरो नहीं आया, शुक्र है इस बार। 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब फोर्स कैसा होगा? ये कंजर्वेटिव होगा। अरे बाकी तो चेक कर लो सर, हाँ बाकी भी चेक कर लो, बाकी ऑटोमेटिकली जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएंगे दोनों के दोनों, वो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएंगे दोनों के दोनों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। तो पहली वेरिफिकेशन ये आएगी, दूसरी जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगी, तीसरी भी जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगी। कैसे आएगी सर जीरो? एक बार बता भी दो। देखो एफ वाई कितना है? 2x विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो, एफ जेड जीरो अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। एफ जेड है ही नहीं, जीरो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो जाएगा। एफ एक्स 2y विद रिस्पेक्ट टू जेड वो भी जीरो। क्यों?
वाई एक्सेस पे आपकी जो एक्स एक्सेस है क्या वो चेंज होगी, जेड की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाला फोर्स भी क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ, ये वाला फोर्स भी क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना चाहिए भाई, मजे में ही तो जिंदगी है, मजा नहीं आएगा तो जिंदगी बेकार है, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से। अब देखो, अगर ये 2x 2y आई कैप है ना, एफ वेक्टर की वैल्यू 2y आई कैप प्लस 3x जे कैप, 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप था, 2y आई कैप प्लस 3x जे कैप कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। अब चेक करते हैं, तो चेक कर क्या करना होता है, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई अपॉन डी एक्स, डी एफ वाई अपॉन डी जेड और डी एफ जेड अपॉन डी वाई, उल्टा वाई इधर एक्स इधर, वाई इधर जेड इधर, ठीक है। डी एफ जेड अपॉन डी एक्स, ऑटोमेटिकली डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, जेड इधर तो जेड इधर, एक्स इधर तो एक्स इधर, ठीक है। अब इन तीनों को चेक करेंगे एक एक करके, एक एक करके चेक करेंगे, देखो भाई क्या आता है निकल के। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू 2y, एफ एक्स की वैल्यू 2y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी, एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी 3x। तो देखो 2 आ गया बाहर, डी वाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3 आ गया बाहर, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब 2 इज इक्वल टू 3, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं है। क्या 2 3 के बराबर होगा मेरे भाई, नहीं होगा ना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है मेरे भाई, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये पहली वेरीफाई हुई तो आप बाकी को चेक नहीं करोगे इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से एक क्या फोर्स हुई आपकी, है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुई, क्या हुई है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुई, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक फोर्स गिवन होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और एक फिगर गिवन होगा, ठीक है, और आपको ये पता करना होगा वर्क डन कितना है उसके क्रॉस, वर्क डन कितना है उसके क्रॉस का, ठीक। तो जैसे फोर्स एफ वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन अ फिगर शोन। तो फिगर शोन होगा उस समय, तो भाई ये आपके पास फिगर हो गया, ये पॉइंट हो गया सपोज समथिंग, ये हो गया, तो जिसको मान लिया 0,2, ये हो गया जी 2,0। तो आपको वर्कडन निकालना है ए से बी का, बी से सी तक का टोटल वर्कडन निकालना है, ठीक है। तो इधर आपके पास ये हो गया फोर्स, इधर आपके पास हो गया एक्स, भाई दे दिया, फिगर दे दिया, एफ वेक्टर दे दिया। अब दिमाग में क्या आता है, एफ एक्स है ना, तो क्या करना है, बॉडी को यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फोर्स कैसा है। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज सर्किट में वर्क डन जीरो करता है, क्या करता है, जीरो करता है। ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, क्लोज, ए से बी, बी से सी, वापस ये पड़ा, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से लेके आना है बॉडी को, कुछ इस तरह से लेके आना है बॉडी को, ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब फिर करना क्या है, तो मुझे इस फोर्स को चेक करना है। तो फोर्स को चेक करने का वही सेम तरीके, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डी एफ वाई अपॉन डी जेड, ठीक, तो डी एफ जेड अपॉन डी वाई, गुड। फिर तीसरी कंडीशन डी एफ जेड अपॉन डी एक्स और डी एफ एक्स अपॉन डी जेड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारी के सारी क्वेश्चंस को चेक करोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक करने के बाद अगर फोर्स निकल के आता है कंजर्वेटिव वर्क डन जीरो है, और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट में आज ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन में बचा है क्या, इसको चेक कर लेना, ये कंजर्वेटिव निकल के आएगा और अटैचमेंट साथ में लगा देना, ठीक है। और और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बीच का डिफरेंस आप लोगों ने नोट्स में बना के उसके पिक खींच के वो भी चिपका देना है साथ में असाइनमेंट के, इतना काम करना है, ठीक है।
ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच।